मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का रवि सर के इस YouTube चैनल में। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई करते आ रहे हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, और उसी के साथ हम लोग प्रवेश करते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में प्रवेश करते हैं तो इसमें देखते हैं कि इससे भी वस्तु को हम रखेंगे तो इसका भी प्रतिबिंब बनेगा, और कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सी वक्रता केंद्र वाले MN उत्तल दर्पण लेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि दर्पण के जो ये पीछे वाला भाग है इसको क्लाइक किया गया है, और ये आगे वाला भाग जो है प्लेन है, इसको हम बोलेंगे कि प्रवर्तक भाग है, और ये दर्पण उत्तल है। इसलिए क्या है कि इसका जो फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र है, ये दर्पण के पीछे है, और इसका प्रवर्तक भाग के जो आगे है ये क्या है कि पूरा भाग प्लेन है, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि आप पिछले क्लास में पढ़ाई किए हैं कि दर्पण क्या है कि किसी गोले का, खोखले गोले का एक भाग है। तो अगर हम इस दर्पण में गोला बनाएंगे तो इसका गोलंबर भाग क्या है कि इस तरफ बनेगा, इसलिए इसका फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र भी क्या है कि दर्पण के पीछे ही आएगा। चलिए ये सारी बात तो पढ़ाई कर चुके हैं। हम देखते हैं कि इस दर्पण के सामने वस्तु को हम रखते हैं अनंत बिंदु पर, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो मान लीजिए कि अनंत पर तो वस्तु रखा गया है जिसकी किरणें आपके दर्पण MN पर आ रही है इस रूप में, और यहां लीजिए इस रूप। आपने यही पढ़ा कर चुका है कि जब कोई भी किरणें दर्पण पर आती है तो वो प्रवर्तन होकर के फोकस बिंदु से क्रॉस करता है। और दूसरी बात आपने भी पढ़ा है क्या है कि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उसके झुके हुए भाग की ओर होता है। तो ये देखिए कि दर्पण में इसका झुकाव बाहर की ओर है, इसका झुकाव बाहर की ओर है, इसलिए इसका जो प्रकाश की किरणें है ये परावर्तन के बाद क्या है कि वापस लौटती है इस रूप में, और इसको अगर हम आगे लाते हैं तो आभासी रूप में क्या है कि आगे आकर के फोकस बिंदु के रास्ते क्रॉस करती है। यानी कि ये किरणें ऐसा आकर के ऐसे निकल जाती है, लेकिन इसकी आभासी रूप को देखते हैं तो ये क्या है पीछे की ओर आती है और फोकस बिंदु 1 पर आकर के मिल जाती है। पुनः इस किरणों को देखेंगे, ये भी किरणें क्या है कि दर्पण किस बिंदु पर आती है, इसका नाम देते हैं इसका नाम करते हैं O और इसका नाम करते हैं Q। एक किरणें दर्पण किस बिंदु पर आती है, प्रवर्तन के बाद ऐसे निकल आती है, और पुनः क्या है कि इसका आभासी किरणें फोकस बिंदु 1 से निकलती है, और दूसरी किरणें दर्पण के T बिंदु पर आती है, और यहाँ से प्रवर्तन के बाद ये भी किरणें क्या है कि वापस नहीं लौट जाती है, यानी कि बाहर की ओर नहीं निकल आती है, और इसके आभासी रूप को देखते हैं तो ये क्या है फोकस बिंदु 1 होते हुए क्रॉस करती है। इस रूप में क्या है कि ये दोनों किरणें हैं, एक किरण और एक किरण, ये दोनों क्या है कि दर्पण पर आती है और यहाँ से प्रवर्तन के बाद बाहर निकल जाती है, और ये दोनों किरणें का आभासी जो किरण है ये पीछे की ओर आकर के फोकस बिंदु 1 पर दोनों आपस में मिलती है। इससे हमें प्रतीत होता है कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के फोकस बिंदु 1 पर बनती है। इसका किरण व्यक्त हो चुका है। अब हम इसको उसी रूप में उल्लेख करेंगे, वर्णन करेंगे, ऐसा कि हम पिछले क्लास में कर रहे थे। कोई खास नहीं है, सिंपल ही है। इसमें हम लिखेंगे हमारा कि MN उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र है, फोकस बिंदु 1 है। इस दर्पण के सामने अनंत बिंदु पर एक वस्तु रखी गई है
जिसकी किरण दर्पण के O और Q बिंदु पर आती है और परिवर्तन होकर के अपने R और S की दिशा में निकल जाती है और इसकी आभासी किरणें पीछे पर आती है और फोकस बिंदु 1 पर आकर के मिलती है, जहां की इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये तो हो गया इसका वर्णन। अब हम देखेंगे कि इसके प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, ये क्या है कि दर्पण से पीछे बना है, दर्पण से पीछे बना है और मात्र बिंदु के समान बना है, फोकस बिंदु पर यानी प्रधान अक्ष पर बना है। इसलिए इसको हम बोलेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये क्या है कि आभासी है, आभासी इसको बोलते हैं काल्पनिक। और जो कि प्रतिबिंब आभासी होता है वह हमेशा सीधा होता है, यानी कि ये वस्तु का जो प्रकृति है आभासी और सीधा है। अब दूसरी बात देखिए कि इस प्रतिबिंब का स्थान क्या है। तो प्रतिबिंब के स्थान की बात क्या आती है, तो इसके प्रतिबिंब का स्थान फोकस 1 पर है और लास्ट पॉइंट इसके प्रतिबिंब के आकार की बात क्या आती है। तो इसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में बहुत छोटा है। चलिए इसके आगे आप लोग पढ़ाई करनी है कि वस्तु को इसी उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव P के बीच में रखी जाती है। तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि अवतल दर्पण में हमने 6 स्थितियों के बारे में पढ़ाई किया था और इसमें है कि एक स्थिति अनंत पर और एक अनंत और ध्रुव P के बीच में आ गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके अवतल दर्पण में जो भी उसका स्थान थे फोकस बिंदु वक्रता केंद्र से ये सब के सब दर्पण के आगे थे। और इसमें क्या है कि जो भी स्थान है फोकस बिंदु वक्रता केंद्र से ये सब के सब क्या है कि दर्पण के पीछे है। दर्पण के आगे में क्या कोई भी स्थान आपको कंटिन्यू रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हाँ ही नहीं। आपको सही रूप में कहा जाए तो 2 ही स्थान है, एक अनंत है और एक अनंत और ध्रुव के बीच में है। इसलिए आपको उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही स्थितियों के बारे में पढ़ाई करनी है, जैसा कि एक देख चुके हैं। और दूसरा में क्या है कि आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव P के बीच में रखी जाती है। तो चलिए जैसा क्वेश्चन करता है उसी के अनुसार एक हम लोग सी वक्रता केंद्र वाले ए मैंने उत्तल दर्पण लिया गया है और इस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु ए भी रखते हैं। इसका स्थान पता नहीं है, बस इसका स्थान इतना ही पता है कि अनंत और ध्रुव P के बीच में है। इस वस्तु का नाम ए और बी है। जैसा कि आप पढ़ाई किया है उसी के अनुसार, उसी नियम के अनुसार इसके पहले किरण दर्पण के इस O बिंदु पर आएगी और यहां से परिवर्तन होकर के ये किरणें फोकस 1 के रास्ते ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन इसको हम पीछे लाएंगे आभासी किरण के रूप में। और दूसरी किरणें और इसका दूसरी किरणें क्या है कि वस्तु के शिखर ए से वक्रता केंद्र सी होते हुए निकल जाएगी। यहाँ तक तो आएगी मैंने कि अपने वास्तविक रूप में, और यहाँ से इसके बाद क्या है, क्या वास्तविक रूप में जाएगा। ये पहला किरण तो इसको ऐसा आया है और ऐसे निकल गया। दूसरी किरण जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस चली आती है। और इस रूप में क्या है कि दोनों किरणें पीछे की ओर आभासी रूप में इस बिंदु पर मिलता है, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है
रूप में एडस और बीडस बनता है। चलिए आपका किरण आरेख तो बन गया। अब इस किरण आरेख का अपने स्तर से उल्लेख करेंगे, वर्णन करेंगे। एक खास नहीं, सिंपल ही है, उसी के समान जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ाई किया था। इसमें लिखना होगा कि माना कि ये मैंने उत्तल दर्पण है, पी ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव पी के बीच में एक वस्तु ए रखा गया है, जिसकी पहली किरण दर्पण को बिंदु पर आती है और यहाँ से परिवर्तन होकर के ये बाहर निकलती है, लेकिन इसको पिछले पर क्या है कि फोकस बिंदु से होते हुए क्रॉस करती है। और दूसरी किरण क्या है कि ये वक्रता केंद्र की दिशा में आती है, जो कि दर्पण से परिवर्तन के बाद ये अपने पथ से वापस चली आती है। लेकिन ये क्या है कि पुनः इसके आभासी किरण वक्रता केंद्र होते हुए क्रॉस करती है और इस रूप में दोनों किरणें इस बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कि आपकी वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त होता है। ये रहा आपके इस स्फीयर का वर्णन। अब हम देखिए कि इसका प्रकृति क्या है, इसका स्थान कहाँ है, कैसा है। तो इसके प्रकृति की बात क्या आती है, तो आप देख रहे हैं कि वस्तु जो प्रतिबिंब है एडस बीडस ये क्या है कि दर्पण के पीछे है और प्रधान अक्ष के ऊपर है, यानी कि दर्पण के पीछे माने कि आभासी और प्रधान अक्ष के ऊपर यानी कि सीधा। यानी कि इसका प्रकृति हो गया आभासी और सीधा। इस वस्तु का स्थान की बात की जाए तो ये वस्तु का स्थान जो है दर्पण के पीछे है और दर्पण के पीछे कहाँ है ये कोई लिमिट नहीं, क्योंकि दर्पण के पीछे तो दिखा देता नहीं कहाँ पर है। यानी कि बस आपको पता करना है, आपको इतना ही समझना है कि दर्पण के पीछे। और तीसरा पॉइंट कि इसके प्रतिबिंब का आकार की बात किया तो इसका प्रतिबिंब का आकार ऐसा आभास हो रहा है कि इसका आकार जो है इसके वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा। चलिए थैंक यू। आपका दर्पण संबंधी प्राप्त होने वाली सही प्रतिबिंब और उसकी किरण रेख समाप्त हो चुकी है और अगले क्लास में पढ़ाई करेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या है। थैंक यू।